नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मैथ्स विद चेतन वर्मा पर। और क्वारंटाइन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति पर आधारित ये चैप्टर है, ये अध्याय है जिसको हम ऊंचाई और दूरी बोलते हैं हिंदी में। अब आप बोलोगे सर एक चैप्टर तो आपका अर्थमेटिक का हो गया, एक चैप्टर आपका किसका चल गया, एडवांस का चल गया। तो मैं वो आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश करो हर चीज़ को। वह जीरो से तो हर कोई समझा सकता है, फिर से वही बात, मैं अल्टरनेट कोई भी चैप्टर आपके सामने लाऊंगा। कोशिश मेरी ये है कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए, तो आप में खुद में वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि भैया मैथ्स कहीं से भी पढ़ लो, अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि भाई जीरो से ही स्टार्ट करना है और 100 तक फिर धीरे धीरे चलना है, कहीं से भी मैथ्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है हमारा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो चैप्टर है ये टोटली बेस्ड है किस पर, त्रिकोणमिति पर, हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ भाई, त्रिकोणमिति। अब पहली बात कि सर ये त्रिकोणमिति क्या होती है, जिसको नहीं पता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। और ये त्रिकोणमिति पर कैसे आधारित है, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, वो भी आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि बेसिक्स में आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, जिसके बेस पर आप अपने हिसाब से सारे क्वेश्चनों को आराम से बना सको। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर कुछ सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से। जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको त्रिकोणमिति नहीं आती है, जिनको ये चैप्टर से डर लगता है, किसी ने कभी नहीं पढ़ा है, वो भी वीडियो को पूरी देखें। अंत तक आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि भाई ये किस तरह से कार्य करता है। अब बेसिकली अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करता हूँ दोस्तों, तो त्रिकोणमिति होती क्या है ना। त्रिकोणमिति और कुछ नहीं, एक समकोण त्रिभुज की कहां पर काम में आती है वो मैं आपको बता देता हूं। एक समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता हो। कितने डिग्री का कोण बनता हो? एक कोण 90 डिग्री का बनता हो, वह कोण हमेशा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज यहां पर एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये 90 हुए तो ये बचे हुए दोनों 90 होंगे, है ना। दोनों अगर प्लस कर दूं तो वो भी 90 हो जाएंगे। अगर मैं इसको मान लेता हूं थीटा, तो इसको जैसे मैं इसको 30 मान लूं, मानकर चलो, इसको अगर मैं 30 मानकर चलता हूं, तो आप मुझे ये तो बता सकते हो ना कि ये 30 हुआ तो सर ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि ये 90 हो गया तो इन दोनों का जो योगफल है वो कितना होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए, इन दोनों का योगफल भी 90 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 30 है तो क्या मैं इस वाले एंगल को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 60 को 90 डिग्री माइनस 30, बोलो, ऐसा भी लिख सकता हूं ना, तो भी 60 हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा लिख दूं यहां पर, ये कोण 30 ना होकर ये कोण को अगर मैं थीटा लिख दूं, तो क्या मैं इस कोण को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा? बिल्कुल लिख सकता हूं ना। तो इस तरह से एक ही समकोण त्रिभुज बन गया। यहां पर एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा थीटा होगा, तो उसका तीसरा जो कोण होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब त्रिकोणमिति में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। अब मैं इनकी जो भुजाएं हैं इनको मैं बता देता हूं क्या बोलते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज के बारे में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हो। इसकी ये वाली भुजा जो होती है उसको हम हिंदी में भाई आधार बोलते हैं। ये आपकी आधार है। ये भुजा आपके पास जो है वो आपके पास कर्ण है, इसको कर्ण बोलते हैं, नाम दिया गया है। जैसे आपके घर वालों ने आपके कुछ नाम रखे हुए हैं, वैसे ही त्रिभुज की इन तीन भुजाओं को, समकोण त्रिभुज की इन तीन भुजाओं को भी नाम दिए गए हैं। ये आपका आधार, ये आपका कर्ण है। और यहां पर जो ये भुजा है इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोला गया? इसको लंब बोला गया। अभी मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं भाई बेस। ये आपका बेस हो गया। ये आपका लंब मतलब परपेंडिकुलर है, और ये आपका कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस है। ठीक है भाई, ये आपका बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। अच्छा, ये 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, तो मैं इसको आधार मान सकता हूं। सॉरी, ये आधार जो है इसी को मैं लंब मान सकता हूं, और ये जो लंब है इसको मैं आधार भी मान सकता हूं। तो इतनी बात क्लियर रखना कि लंब को आधार माना जा सकता है और आधार को लंब माना जा सकता है। इतनी बात क्लियर है भाई। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको कर्ण, आधार, लंब, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और क्या बोल दिया भाई, बेस बोल दिया, आधार बोल दिया।
आपने त्रिकोणमिति जैसे ही आपके दिमाग में आती है तो आपके पास इस तरह के कुछ नाम आपके दिमाग में आते हैं भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पढ़े तो होंगे 10th क्लास, ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं है जिसने 10th क्लास तक मैथ्स ना पढ़ी हो। चाहे आपका इंटरेस्ट रहा हो चाहे ना रहा हो, इन सभी चीज़ों को हमने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। 11 से आपके सब्जेक्ट चेंज हो गए हो, लेकिन 10th तक ये ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जब भी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ये 3 या 6 जो हम कह सकते हैं, उन नामों को हमारे दिमाग में आना स्वाभाविक सी बात है। ये बात हमें करना बड़ा जरूरी है कि भाई ये है क्या, आखिर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होते क्या है, इनका काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होता है, इनका काम और कुछ नहीं, इनका काम होता है एक समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का बीच का अनुपात बताना। क्या बोला मैंने, एक बार और रिपीट करता हूं, इन सभी अनुपातों का, इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं इनको? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इनका काम यह होता है कि ये समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाती है। जैसे भाई साइन थीटा किन दो भुजाओं को दर्शाती है, यहां पर अगर बात करो तो साइन थीटा दर्शाती है लंब का कर्ण से अनुपात, लंब का कर्ण से अनुपात। आपने सभी ने ये पढ़ रखा होगा ना, लाल बटे कक्का, है ना, ये पढ़ रखा होगा। एक आपने क्या पढ़ रखा होगा, यहां पर लाल बटे कक्का, और आपने पढ़ रखा होगा, ये पढ़ रखा होगा पीवीपी, एचएचबी, सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले इस तरह से, और फिर उसके बाद कुछ लोग पढ़ते हैं भाई कुछ भी इसको पढ़ा जा सकता है, जो आपके हिसाब से आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा हो। कुछ लोग पता नहीं क्या पढ़ते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी पढ़ते हैं। बहुत सारे सजेशन आपके दिमाग में अगर ऐसे सजेशन है तो वीडियो के कमेंट में जरूर डालना कि आपने ये क्या पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, कोई पढ़ता है भी पाकिस्तान कुछ ऐसा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी 2 सजेशन तो मेरे पास हैं। तीसरा चौथा आपके पास कोई सजेशन हो तो बिल्कुल वीडियो में डालो, कभी मैं उनको भी यूज़ करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में, है ना। तो इस तरह से ये जो पहली चीज़ है, ये यहाँ पर ये रेशियो दर्शाती है। L4 आपका लंब हुआ, K4 आपका कर्ण हुआ, A4 आपका आधार है। तो ये जो अनुपात है, ये साइन थीटा इस अनुपात को दर्शाता है, ये जो अनुपात है ये कोस थीटा इस अनुपात को दर्शाता है, और ये जो अनुपात है इसको दर्शाने वाली चीज़ है टेन थीटा। क्लियर है? इस हिसाब से अगर हम दोस्तों इन अनुपातों को बनाएंगे तो देखो, साइन थीटा हुआ लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। अभी आप ये नोट करो, फिर मैं आपको इस त्रिभुज में ही इन सारी चीजों को एक ऐसा फॉर्मेट बना के दूंगा, आपको जिंदगी भर तक याद रहेगी। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल जो टर्म है, जो रेशियो है, वो है टेन थीटा। हम इसी के यूज से, इसी लंब बटे आधार के यूज से दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर सोल्व करने वाले, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हाइट एंड डिस्टेंस पर। और ऐसा क्यों? देखो, लंब बटे आधार की अगर मैं बात करूं तो ये चीज कहलाती है लंब और ये चीज कहलाती है आधार, है ना। मेरी बात का बहुत ज़्यादा सेंस है, समझना इसको। ये चीज़ कहलाती है लंब, ये चीज़ कहलाती है आधार। इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। अगर मैं दूरी की बात करूं तो दोस्तों इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो आधार है उसको हम किसी भी चीज़, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस मान सकते हैं, इसको हम बोलेंगे दूरी। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसी ना किसी भी चीज़ की क्या होगी भाई? ऊंचाई होगी। बोलो यस और नो। ऊंचाई ये होगी, दूरी ये होगी। अगर इन दोनों का अनुपात की बात करूं तो सिर्फ एक ऐसा रेशियो टेन थीटा है जो इन दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए यहां पर जितने भी क्वेश्चन में सोल्व करूंगा वो यहां से सोल्व करूंगा। ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो इसमें यूजफुल है।
अच्छा, टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो लंब बटे आधार को दर्शाती है। इस सारी चीज को मैं रफ करने वाला हूं भाई। ये लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो समकोण त्रिभुज जब कहीं पर आता है वहां पर एक चीज बतानी बड़ी जरूरी हो जाती है, और वो चीज आपकी है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके हिसाब से हम बोलते हैं भाई कर्ण का वर्ग, क्या बोलते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई ये यूज किस तरह की जाती है, क्यों यूज की जाती है, यहां पर समझो। जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं देकर कोई भी तीसरी भुजा पूछी जाए, मैं क्या चीज बोल रहा हूं उस चीज को समझना। जब किसी समकोण त्रिभुज की दो साइड्स, दो भुजा देकर कोई तीसरी साइड पता करनी हो, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से जो कर्ण का वर्ग होता है वो इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर इस बात को समझने के लिए हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, यहां पर अगर हमें ये बोल दिया गया कि टेन थीटा, हमसे ये बोल दिया गया भाई टेन थीटा बराबर 3/4 है। टेन थीटा बराबर क्या है, 3/4। अच्छा, सबसे पहले, उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर बन रहा है 90 डिग्री, राइट, ये 90 डिग्री है। आपने बोला यहाँ क्या होता है भाई, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया लंब, और यहाँ आपका क्या हो गया भाई, कर्ण हो गया। अब यहाँ देखो कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के मान किस तरह से इस त्रिभुज के तीन भुजाओं को, सॉरी दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं। तो देखो यहां से यहां तक की जो वैल्यू दर्शाता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, वो चीज हो जाती है आपकी टेन थीटा के अंडर में। ये वाली दोनों भुजाओं का अनुपात कौन दर्शाता है, टेन थीटा दर्शाता है। यहां से यहां मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण जो है आपके पास, वो क्या दर्शाता है भाई, वो हो गई आपकी कोस थीटा की वैल्यू। इतनी बात को समझो। फिर अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं कि इन दोनों को कौन प्रदर्शित करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब लंब बटे कर्ण की बात करो, तो वो आपके साइन थीटा इन दोनों भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है। इस फिगर को अपने दिमाग में छाप लो भाई, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों भुजाओं के मानों को टेन थीटा प्रदर्शित करता है, मतलब टेन थीटा के इक्वल में जो भी वैल्यू अनुपात में दी गई हो, इसका मतलब ये दोनों भुजाओं दी गई हैं। इसके बाद अगर कोस थीटा की बात करें तो भाई ये कोस थीटा हो गया। उसके बाद अगर साइन थीटा की बात करें तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगी, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेंगी। इतनी बात क्लियर है? जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पर टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है, और हमसे पूछ लिया कि साइन थीटा का मान कितना होगा। क्वेश्चन आते हैं, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर कितना। अब यहां देखो, आप बोलोगे टेन थीटा जो होता है इन दो भुजाओं को प्रदर्शित करता है, यस और नो। इन दो भुजाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब टेन थीटा के हिसाब से ये भुजा 3 होनी चाहिए और ये भुजा होनी चाहिए 4। यही होगा 3/4, यही अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है, 3:4 का मतलब होता है 3/4, यही अनुपात है। तो यहां पर मैंने अनुपात बना दिया। अच्छा, आपसे साइन थीटा पूछ रहा है, आपको पता करना है साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा बराबर ये दोनों भुजाएं होती हैं लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब तो मेरे पास है 3, मुझे कर्ण ज्ञात करना है, तो मुझे साइन थीटा का मान आ जाएगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करें, जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा पूछ रहा हो तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग जो होता है, मतलब मैं यहाँ पर h का स्क्वायर लिख देता हूँ। कर्ण का वर्ग, यहाँ समझ लेते हैं इसको, कर्ण का वर्ग h का स्क्वायर बराबर होगा लंब के वर्ग मतलब 3 के स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 4 के स्क्वायर के बराबर। ये हो गया आपका 16 प्लस 9 बराबर कितना हो गया भाई 25। h स्क्वायर बराबर 25 और 25 काय का स्क्वायर होता है भाई 5 का, तो h बराबर आ गया 5। ये आपका बेसिक
पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे 3 4 5 है ना, वैसे ही 6 8 10 होते हैं, वैसे ही बहुत सारे हैं जो आपको याद करने हैं, और वो मैं आपको शीट दूसरे चैप्टर में प्रोवाइड करा दूंगा उसकी, ताकि आप उसको ध्यान से रखो कि ये कौन कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। जो बेसिक ट्रिपलेट है वो 3 4 5। अब अच्छा, ये 4 यहां पर भी हो सकता है और 3 यहां पर भी हो सकता है, तो भी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। क्लियर है? अभी हम क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए साइन थीटा। भाई साइन थीटा 3/5, यहां लिख दो ऐसे 3/5, ये आपके पास क्या आ गया, 3/5 आ गया। इतनी बात क्लियर है? आपसे इसी में पूछा जाता है भाई कोस थीटा मुझे बताओ कि कोस थीटा कितना होगा, तो आप बोल दो भाई कोस थीटा यहाँ 4/5, इसको बस बटे में लिखना है, तो आपने बोल दिया ठीक है भाई ये कितना हो गया, 4/5 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सारे ही चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि टेन थीटा इन दोनों को प्रेजेंट करता है, साइन थीटा इन दोनों को प्रेजेंट करता है और कोस थीटा इन दोनों को प्रेजेंट करता है। अगर दोस्तों मैं टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/√3 रख दूँ तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि भाई एक ये है और हमारी जो वैल्यू है √3 यहाँ है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ 2 होना चाहिए। अगर टेन थीटा बराबर 1/√3 तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा, इसके हिसाब से बता रहा हूँ। और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा √3/2। यही तो चल रहा है। सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक कि भाई जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा होते हैं, उनका बेसिक काम होता है कि वो किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं 2 साइड्सों के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें देखो किस तरह के, उसमें 3 एंगल से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री से। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज। यहां समझना, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो यहां ऑलरेडी बना ही हुआ है 90 डिग्री। क्लियर है? यहां हो सकता है कि भाई 30 डिग्री का मान दिया हो, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये 30 होगा तो ये अपने आप 60 हो जाएगा। यहां अगर एक 30 डिग्री अगर यहां बन रहा हो, 90, तो आप बोलोगे यहां कितना बनना चाहिए भाई, यहां बनना चाहिए 45। अच्छा, यहां अगर 60 बन रहा होता, यहां कितना बन रहा होता, 60 बन रहा होता, मानकर चलो। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां अगर एक तरफ 90 बना हुआ है पहले से ही, तो यहां हो सकता है 30 डिग्री बने। इस 3 प्रकार के बेसिक, एक आता है 15 डिग्री से क्वेश्चन, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। आज हम जो बेसिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। और 10 के लिए इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक सारणी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक सारणी होती है, यहाँ पर एंगल के मान लिखे होते हैं, और वो सारणी यहाँ से स्टार्ट होती है ना, 0 डिग्री, फिर आता है अपने पास 30 डिग्री, फिर आता है अपने पास 45 डिग्री, फिर अपने पास आता है भाई 60 डिग्री, और फिर उसके बाद आता है 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे मान आपको समझाने हैं वो सिर्फ टेन थीटा के मान बताने हैं कि भाई टेन 0 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है और 90 का मान कितना होता है। क्लियर है? अच्छा, जो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं वो हम सिर्फ किसके लिए देखेंगे, अभी आप अगर देखो तो हमें सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, 30, 45 और 60। यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू दोस्तों जो होती है वो होती है 1/√3। जो 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1, और जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3। क्लियर है? अब यहां से देखो टेन थीटा की जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री से लेकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। यहां पर जिन मानों का ध्यान रखना है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो कि यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्लियर है, और यहां पर समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है वो यहां 90 डिग्री दिया हुआ है। कितने डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। यहां का कोण जो दिया हुआ है दोस्तों, यहां का कोण आपको दिया हुआ है, एक बात और, क्या 60 डिग्री को मैं √3/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
क्या मैं 45 डिग्री को 1/1 लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी के हर में, किसी के डिनोमिनेटर में 1 लगा देने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर अगर 30 डिग्री दिया हो तो ये कहलाएगा tan कितने डिग्री के लिए? 30 डिग्री के लिए। इसका कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? इससे लेना देना है। आपने बोला कि tan 30 डिग्री इस ट्राइंगल में शो करो मुझे, इस त्रिभुज में पता करके बताओ tan 30 में ये मान कैसे रखोगे? तो देखो 30 का मान आप ऐसे रखोगे, क्योंकि ये ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा, आप बोल दोगे भैया ये 1 हो गया तो ये हो गया √3, और पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 √3 और 2। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करता कि भैया नहीं है 30 डिग्री का, यहाँ पर तो कोण हमें चाहिए कितने डिग्री का? 45 डिग्री का अगर कोण यहाँ पर बना हो तो बताओ tan 45 के लिए ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? तो tan 45 के लिए आप बोलोगे 1/1, और यहाँ अगर पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ आएगा √2। कितना आएगा? 1 √2 पाइथागोरस से। वहीं अगर मैं दोस्तों बात करूं 60 डिग्री के लिए, कि भाई 60 डिग्री के लिए ये वैल्यूज क्या होंगी? तो आप बोलोगे सर ये √3 हो गया, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया? 2। पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ इन्हीं चीजों से सोल्व किया जा सकता है। अगर आपने जिंदगी में कभी रेशियो पढ़े हो, अगर आपने कभी अनुपात पढ़ा है, तो आप ये चीज कर सकते हो। अगर नहीं भी कर सकते तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि दोस्तों एक जीन्स की कीमत 5 रुपए है, मानकर चलो तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से 500 मान लेते हैं। एक जीन्स की कीमत 500 रुपए है, तो बताओ 3 जीन्स कितने के आएंगे? सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? एक जीन्स 500, 3 जीन्स, इतना तो कॉमन सेंस है ना कि भाई 1500 के आएंगे। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे ये बता दो कि 7 जीन्स अगर 2100 रुपए का है, 7 जीन्स अगर 2100 रुपए के हैं, तो 2 जीन्स कितने के आएंगे? अब मैंने थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है। अब आप बोलोगे सर 7 जीन्स 2100 के हैं, तो एक तो 300 का पड़ा होगा, 2 600 के पड़ेंगे। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आप ये भी कर पाओगे जो मैं आगे बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना तो आता है ना आपको, हिसाब लगाना तो आता है ना, हिसाब लगाना आता है। एक जींस की डेफिनेट कीमत है 300 रुपए, 7 लोगे तो कितने के? 2100 के, 2 लोगे तो 600 रुपए के। वो उसकी फिक्स्ड प्राइस है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही दोस्तों यहां 3 तरह के ट्राइंगल में इनकी वैल्यूज, इन रेशियोज की वैल्यूज, भुजाओं के अनुपात फिक्स होते हैं। भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? फिक्स। जैसे अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके लिए यह फिक्स है कि ये भुजाओं के अनुपात 1 पार्ट √3 पार्ट और 2 पार्ट होंगे ही होंगे। मान लो कि इस भुजा का मान आपको 20 दे दिया, इस भुजा का मान कितना दे दिया आपको? 20, और आपसे पूछ रहा है बताओ इस भुजा का मान बताओ कि ये कितनी मीटर है। अगर ये 20 मीटर है तो मुझे ये पता करके बताओ ये कितनी मीटर होगी। तो आप ये बोल देना ये तो फिक्स है कि 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2। अगर आप बोल रहे हो 2 पार्ट बराबर 20 मीटर और आप हमसे बोल रहे हो 1 पार्ट बराबर मुझे बताना है, तो 2 पार्ट अगर 20 है तो 1 पार्ट तो 10 मीटर ही होगा ना, यस और नो? तो ये भुजा पता हो गई। अच्छा अगर वो आपसे ये भुजा पूछ लेता तो, अच्छा 1 पार्ट बराबर 10 मीटर तो √3 पार्ट बराबर 10 √3 मीटर नहीं हो जाएगा? अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो ठीक से समझाने के लिए मैं इन चित्रों को बड़ा कर देता हूं कि भाई यहां पर समझो। यहां पर कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री के लिए मैं रेशियो बताऊंगा। यहां जो कोण आपका बनेगा वो मैं बताऊंगा कितने डिग्री के लिए? 45 डिग्री के लिए ये मैं बताऊंगा। और यहां जो कोण है वो अपन बनाएंगे कितने डिग्री के लिए? 60 डिग्री के लिए। क्लियर है? अच्छा तीनों त्रिभुज, ऐसा मत सोचना कि सर तीनों त्रिभुज आपने एक जैसे नहीं बनाए, भाई बनाने ही नहीं थे मुझे तीनों त्रिभुज एक जैसे। ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। आप जैसे जैसे इस तरफ से इस तरफ को बढ़ते जा रहे हो कोण की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और कोण जो त्रिभुज है वो आपस में सकरा होता चला जा रहा है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर आप एक थिएटर में बैठे हो और थिएटर की अगर आप उसके बहुत ज़्यादा दूर बैठे हो, है ना, सबसे लास्ट वाली आप सीट पर बैठे हो, तो आपको नज़र ना तो झुकाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना नज़र आपको क्या करेगी? उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सीधे उसको देख रहे होगे। लेकिन जिस तरह से आप उस थिएटर के पर्दे के
पास चलते चले जाओगे, आपकी नज़र, आपके जो गर्दन है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ हो जाएगी। जैसे अगर हम किसी मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं, है ना, मीनार की टॉप मोस्ट फ्लोर को देख रहे हैं एक चीज़ को, हमें दूर से वो देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास जाकर खड़े हो जाए, मान लो कि यही मीनार है और यहाँ पर अगर हम आकर खड़े हो गए तो हमें गर्दन, उसकी मीनार को देखने के लिए हमें गर्दन पूरी की पूरी ऊपर कर देनी होगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ के पास चलते चले जाते हैं, उसका कोण, उसका क्या होता है, कोण, एंगल क्या होने लगता है भाई, बढ़ने लगता है। एंगल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और ये एंगल दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, उन्नयन का मतलब होता है नैनों का उठना। उन्नयन का मतलब क्या हो गया, नैनों का उठना, आंखों का उठना। अब आंखें उठेंगी कब, जब आप किसी चीज को अपनी ऊंचाई से ऊपर की ऊंचाई की वस्तु को देख रहे हो। जैसे आप जमीन पर खड़े हो और पतंग को देख रहे हो तो आपकी नज़र उठेगी, और जब आपकी नज़र उठती है तो वहां बनने वाला कोण जो आपकी आंख की क्षैतिज रेखा, और यहां पर समझ लो, मान लो यहां एक पतंग उड़ रही है, ठीक है भाई, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये पतंग उड़ रही है, आप यहां पर खड़े हो, ये आप हो, यहां पर आप खड़े हो, ये आपकी यहां पर एक आंख है, क्लियर है, इस तरफ दिखवा देते हैं भाई, ये आपकी आंख है। जब आप इसको देखोगे तो आपकी नज़र कुछ इस तरह से जाएगी, लेकिन आपकी आंख की जो क्षैतिज रेखा होगी वो ये होगी, यस और नो, जो आपका बेस होगा। इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या बोलते हैं भाई, उन्नयन कोण बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है। लेकिन मान लो कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो, आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो और नीचे जाती हुई किसी कार को आप देखते हो। मान लो भाई कि ये कार है ना, इस कार को जाते हुए आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी आंख की क्षैतिज रेखा तो ये होगी, लेकिन जिस कार को आप देख रहे हो उस कार की रेखा ये हो रही होगी, और इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे भाई, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, अवनमन कोण। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में इंसान ज़्यादातर नीचे ही देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखना, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखना, अवनमन कोण मतलब आंखों का झुकना, नीचे देखना, क्लियर है। तो ये होता है उन्नयन कोण और ये होता है अवनमन कोण। जब भी आप नीचे किसी वस्तु को देखते हो तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमेशा अवनमन कोण होता है और यहाँ पर बनने वाला कोण हमेशा उन्नयन कोण होता है। बहुत सारी कंडीशन है कि भाई अगर मैं यहाँ से एक इसके समांतर ये वाली लाइन खींच दूँ, है ना। अच्छा, एक बात बताओ कि जिस एंगल से ये कार को देख रहा है, कार में बैठा व्यक्ति भी उसी एंगल से इसको देख रहा होगा। सीधी सी बात है, जितना आपको नज़र झुकाना पड़ रहा है उसको देखने के लिए, उसमें बैठे युवक को या किसी व्यक्ति को उतनी ही नज़र उठानी पड़ेगी आपको देखने के लिए। तो उस कंडीशन में उसकी आंख की क्षैतिज रेखा और ये रेखा के बीच बनने वाला कोण, इसको आप बोल दोगे कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तो क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा? और वैसे भी अगर ज्यामिति की बात करें, ज्योमेट्री में, और उसमें लाइंस की बात करें, तो दो अगर हम पैरेलल लाइन, समांतर रेखा और उनके काटने वाली एक तिर्यक रेखा की बात करें तो इस तरह बने एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। बोलो यस और नो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं ना, तो ये उस वाली पर्पज से भी मैं ये बोल सकता हूं कि जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो कभी किसी क्वेश्चन में अवनमन कोण या उन्नयन कोण की बात आए तो आप उसमें पहले तो कोई भी क्या नहीं है भाई, डिफरेंस कोई भी नहीं है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि भाई ये क्या चल रहा है। क्लियर है? अभी जो मैं सारे केस आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं अवनमन कोण के। काय के बता रहा हूं भाई? अवनमन कोण के मैं केस बता रहा हूं। अब यहां मेरी बात को ध्यान से रखना, इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं वो उनको रट लो चाहे कुछ करो। tan 30, अच्छा tan 30 का मान क्या होता है? तो आप बोलोगे 1/√3 और 2, ये आपका हो गया। 45 के लिए क्या होता है? 1 1, और इसको अगर पाइथागोरस लगाओगे तो यहां आएगा √2। 60 के लिए क्या होता है भाई? √3 1 और 2। ये भुजाओं के डेफिनेट अनुपात हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये हर चीज के लिए फिक्स हैं। जैसे जीन्स की रेट फिक्स थी वैसे ही ये चीज फिक्स है।
इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे और इनसे ही क्वेश्चन आगे बनाना है। ध्यान रखो कि भाई यहाँ पर अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/√3 दिया है तो भाई यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इन दोनों का अगर 1:1, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है और 9th 10th क्लास में तो आता है, मान लो कि यहाँ पर ये सूर्य है, क्लियर है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पेड़ है आपके पास, इस पेड़ की ऊंचाई के ही बराबर उसकी परछाई बनी हुई है। आपसे ये बोल रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई के ही बराबर उसकी क्या बनी हुई है, परछाई बनी हुई है। मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसलिए तो अनुपात है 1:1 का, दोनों बराबर है। तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण उस टाइम पर क्या रहा होगा, अवनमन कोण। अब सूर्य का अवनमन कोण यहां पर रहा होगा और इसका उन्नयन कोण यहां पर रहा होगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होगा ऐसी कंडीशन में। तो आप बोल दोगे अगर ये 1:1 है तो यहां पर बनने वाला कोण डेफिनेटली कितना होगा भाई, 45 डिग्री का होगा। अगर आपसे इसी तरह से क्वेश्चन ये बोल दिया जाता कि भाई पेड़ की जो परछाई है वो पेड़ की लंबाई की √3 गुना है, तो बताइए सूर्य का अवनमन कोण कितना होगा। तो आप बोल दोगे सूर्य का अवनमन कोण, क्योंकि सूर्य ऊपर से नीचे तरफ की रेखा दे रहा होगा तो उसका अवनमन कोण होगा 30 डिग्री। क्लियर है। और इस कंडीशन में किसी व्यक्ति को यहां पर खड़ा कर दो तो सूर्य को वो कितने डिग्री पर देख पाएगा भाई, 30 डिग्री पर देख पाएगा। ऐसे ही यहां पर है भाई पेड़ की जो छाया है, पेड़ की जो लंबाई है उसकी छाया की √3 गुना है, यहाँ उल्टा हो गया तो आप बोल दोगे कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो ध्यान रखो 30 डिग्री के लिए जो डेफिनेट अनुपात होते हैं वो 1, 2, √3, यहाँ जो अनुपात है 1/1 और √2, और यहाँ जो अनुपात है √3, 1 और 2 है। ये फिक्स है, ये बदले नहीं जा सकते। इनकी जगह कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर वैल्यू आपको दे दी कि भाई ये पेड़ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस पेड़ के सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पर एक चिड़िया बैठी हुई है, उसको देख रहा है। अगर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपको दे दिया कि वो व्यक्ति इस चिड़िया को 45 डिग्री के कोण पर देख रहा है और उस पेड़ की जो लंबाई है, जो पेड़ है वो उस व्यक्ति से 10 मीटर दूर है। पेड़ उस व्यक्ति से कितने मीटर दूर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो बताओ उस पेड़ की लंबाई कितनी मीटर होगी। आपको ये करना है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, 45 डिग्री का कोण है, तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, इसकी भुजाओं का अनुपात। कि जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो अनुपात होता है 1, 1 और √2। यहां पर हमें जो वैल्यू दी गई है, आधार जो दिया हुआ है वो 1 पार्ट की वैल्यू दी हुई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई 1 पार्ट बराबर कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। और भाई ये वैल्यू भी कितनी है, ये भी तो सिर्फ एक ही पार्ट है ना, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर ही हो जाएगी। क्लियर है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। आपसे ये पूछ ले कि बताओ यहां पर अब चिड़िया नहीं, यहां पर एक बिल्ली फंसी हुई है और इस व्यक्ति को यहां से इस बिल्ली को उठाना है, तो ये कितने मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करे कि बिल्ली तक पहुंच पाए। तो अगर सीढ़ी लगेगी तो यहां से लेकर यहां तक की सीढ़ी लगेगी, तो वो कितने पार्ट की लगेगी, √2 पार्ट की। 1 पार्ट बराबर 10 मीटर है तो √2 पार्ट कितना होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 पार्ट बराबर 10 मीटर तो 2 पार्ट बराबर 2 × 10 मीटर। ऐसे ही √2 पार्ट बराबर 10 × √2 मीटर, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 10 √2 मीटर। यही करना है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं, ये सिर्फ याद करना है, 10 की वैल्यू याद करनी है। 10 30 क्या होता है, 1/√3, 1 √3 तो 2। 10 45 कितना होता है, 1 1 तो ये 2 हो गया, √2। 10 60 कितना होता है, √3 1 तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। कुछ क्वेश्चन से लेते हैं और देखते हैं क्या आप उसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। यहां समझो इस क्वेश्चन को, ये आपके पास प्रश्न है। अच्छा यहाँ क्या दिया गया है, सबसे पहले चित्र बनाना सीखते हैं। एक बात ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको चित्र बनाने होंगे और सारे के सारे चित्र सिर्फ समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होंगे। मतलब अगर आपको त्रिभुज बनाना आ गया, आपको अगर चित्र बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकाकर इस प्रकार रखी गई है कि सीढ़ी का पाद मतलब बेस है ना, दीवार से 10 मीटर पर है। सीढ़ी का क्षैतिज से नति कोण ज्ञात कीजिए। नति कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। अब सबसे पहली बात, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार से टिकाकर रखी गई है। ये दीवार, सीढ़ी ऐसी नहीं टिकाई जाती, सीढ़ी कहीं ना कहीं ऐसी टिकाई जाती है।
क्लियर है? तो ये आपकी दीवार हुई, ये आपकी क्या हो गई, सीढ़ी हो गई। आपसे बोला जा रहा है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी की वही जो लंबाई है वो 20 मीटर हो गई। आपसे बोला जा रहा है दीवार से टिकाकर इस प्रकार रखी गई कि सीढ़ी का जो बेस है वो दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, ये हो गया कितना मीटर, ये हो गया 10 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सीढ़ी का क्षैतिज से नति कोण कितना होगा, मतलब यहां पर बनने वाला कोण कितना होगा वो आपको बताना है। अच्छा, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ देखो, इनका अगर मैं रेशियो बना लूँ, अनुपात बना लूँ, तो देखो ये जाएगा 10 से 2 बार और ये जाएगा 10 से 1 बार, तो अनुपात कितना बना, 1 और 2। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, तो कहीं ना कहीं इसको होना चाहिए √3। रेशियो अभी देखा ना, √3/1 और 2। अच्छा, यहाँ अगर √3 है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ अगर √3 है और यहाँ अगर 1 है और यहाँ है आपके पास 2, तो ये तो tan 60 की वैल्यू नहीं हो गई, √3/1। और अगर ये tan 60 है तो थीटा बराबर भी कितना हो गया, 60 डिग्री ही नहीं हो गया। और अगर ये 60 हो गया दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया 60 डिग्री, और कुछ नहीं। बस इतना ही करना है। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आप समझ पाए हो तो सिर्फ आपको इतना करना है कि tan थीटा के मान किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक समकोण त्रिभुज में, वो देखकर आपको आंसर देना है। अच्छा, अभी तो आपसे ये पूछा, आपसे पूछा क्षैतिज से, मतलब बेस से। आपसे व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लेटर, यहां से पूछा गया। अगर वो पूछ लेता दीवार से उस सीढ़ी का एंगल कितना है, तो आपसे कहीं ना कहीं ये वाला एंगल पूछ रहा होता। अगर ये 60 आप निकाल सकते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपने आप ही कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी का, देखते हैं भाई कर पाते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आपके पास रहा। सबसे पहले चित्र बना लेंगे, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे। किसी समय पर एक खंबे की परछाई की लंबाई इसकी लंबाई का √3 गुना है। वही बात है जो अभी समझाई थी। ये खंबा होगा और इसकी परछाई अगर सूर्य इस तरफ होगा, सूर्य अगर इस तरफ होगा तो उसकी परछाई भाई इस तरफ पड़ रही होगी। ये आपसे बोल रहा है किसी समय पर एक खंबे की जो परछाई है इसकी लंबाई की √3 गुना है। अगर इसको एक पार्ट मान लो तो ये √3 गुना हो जाएगी। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण की बात कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक का आपको बताना है कि कितना कोण होगा। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये tan की वैल्यू प्रदर्शित कर रहा होगा कि tan बराबर 1/√3, और tan 1/√3 कितने की वैल्यू दर्शाता है भाई, 30 डिग्री की वैल्यू नहीं दर्शाता। मतलब यहां बनने वाला कोण और कुछ नहीं 30 डिग्री होगा। आंसर हो गया आपका फर्स्ट। कुछ और नहीं करना है, इस बात को समझ लो, सिर्फ रेशियोज याद करने कि क्या रेशियो बनते हैं किस एंगल के लिए। वो रेशियो अगर आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व हो गया। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं इसका। ओके, यहां देख लो, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन भी लेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक 22 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण पर लगाई जाती है। ये दीवार, ये सीढ़ी कितने कोण पर लगाई गई, 60 डिग्री कोण पर लगाई गई। एक 22 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण पर लगाई जाती है। भूमि से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, भूमि से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, 60 डिग्री है तो आप बोल दो कि सर ये तो 1 हो गया, ये आपका √3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया। यही 60 डिग्री है। आपसे क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपको क्या दिया गया है कि एक 22 मीटर जो लंबी सीढ़ी है, एक 22 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये जो है वो 2 पार्ट की वैल्यू दी है 22 मीटर। अब सॉरी, गलती से यहां पर एक मिस्टेक मेरे से हुई है। 22 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण पर लगाई जाती है। मतलब जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है वो यहां बन रहा है, तो यहां पर बनने वाला जो कोण होगा दोस्तों वो कितना होना चाहिए। अब आपको पता है कि यहां बनेगा 30, और अगर 30 है तो ये होगा आपका √3, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1। सॉरी, सही था, पहले गलत लिख दिया था इसको।
ये 1 होगा और ये √3 होगा 30 के लिए, और ये अपने आप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर सीडी दीवार को स्पर्श करती है, वो आपको बताना है, मतलब इस पार्ट की आपको वैल्यू बतानी है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये पार्ट √3 है, ये है आपके पास 2 पार्ट की वैल्यू 22 मीटर। अगर 2 पार्ट 22 होता है तो एक पार्ट कितना होगा भाई, 11 मीटर होगा, और एक पार्ट अगर 11 मीटर तो √3 पार्ट होना चाहिए, कितना, 11 √3 मीटर। मतलब आपका जो आंसर है वो कितना हो गया, 11 √3। हम यहां पर 60 क्यों नहीं रखा, क्योंकि सीढ़ी क्षैतिज के साथ, उसके बेस के साथ एंगल नहीं बना रही है, सीढ़ी दीवार के साथ कोण बना रही है। दीवार तो ये है ना, और सीढ़ी इस पर यहां पर टिकेगी, तो यहां का कोण अगर दोस्तों 60 बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहां का कोण 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहां पर 1 है, यहां पर √3 है, तो यहां पर होगा 2। सीढ़ी की लंबाई 2 पार्ट की वैल्यू 22, एक पार्ट की 11, √3 की 11 √3, तो आंसर हो गया 11 √3। अगर यही चीज चेंज होती, अगर ये 60 यहीं पर बन रहा होता तो यहाँ √3 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, 2 पार्ट की वैल्यू 22 तो एक पार्ट की वैल्यू 11, तो हमारा आंसर ये हो जाता। अब देखो गलती की गुंजाइश भी है, और अगर गलती करोगे आंसर लाओगे तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को समझना। ओके, यहां देखो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बस मेरा आज का मोटिव ये था कि आपको बेसिक समझा पाऊँ कि किस तरह से ये चीज़ चलती है। कल इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा, ठीक है, उसमें हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक पतंग एवं भूमि पर एक बिंदु के बीच धागे की लंबाई 102 मीटर है। ओके, मान लो कि पतंग यहाँ कहीं उड़ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ कोई पतंग उड़ रही है और ये भूमि से किसी ऊंचाई पर यहाँ पर उड़ रही होगी, धागा कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा, और ये जमीन से उसकी ऊंचाई के बीच की दूरी यहाँ पर ऐसी हो रही होगी। आपसे बोला गया धागे की लंबाई 102 है, ठीक है भाई, ये रहा धागा, ये हो गया 102 मीटर का। क्लियर है? यदि धागा समतल भूमि के साथ अल्फा कोण इस प्रकार बना रहा है, भाई यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, धागा भूमि के साथ अल्फा कोण इस प्रकार बनाता है कि tan अल्फा बराबर 15/8। अब देखो यहां दिया गया है tan अल्फा बराबर 15/8। अगर ये 15/8 है तो क्या मैं इसको यहां ना रख दूं, ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ट्रिपलेट है तो 15, 8 और ये हो जाएगा 17। पाइथागोरस लगाओगे ना, तो पाइथागोरस के हिसाब से इसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू जो होगी वो होगी √p² + b² के। स्क्वायर उधर हटा दिया तो √ लग गया भाई। ये 15 का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो कितना होगा, 225, 8 का स्क्वायर 64, टोटल कितना हो गया भाई आपका 289, 289 जो कि किसका होता है भाई, √17 का। तो ये अपने आप ही कितने पार्ट की वैल्यू हो गई, 17 पार्ट बराबर हो गया 102। ये फिक्स हो गया कि भाई अगर ये अनुपात 15 की वैल्यू है तो ये 8 पार्ट की वैल्यू, ये 17 पार्ट की वैल्यू होनी चाहिए। अब आपसे क्या पूछा है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब आपसे बोल रहा है 15 पार्ट की वैल्यू मुझे पता करके बताओ। अच्छा, 17 पार्ट बराबर 102। अब सबसे पहली बात, अगर 17 पार्ट बराबर 102 तो एक पार्ट बराबर कितना, तो 17 एकम 17, 17 छिंग 102। तो हमें यह पता पड़ गया कि एक पार्ट की वैल्यू 6 मीटर है। आपसे पूछा गया 15 पार्ट की वैल्यू कितनी, तो एक पार्ट बराबर 6 मीटर, 15 पार्ट बराबर 6 × 15 मीटर बराबर में कितना मीटर आ गया, 90 मीटर। तो आप यहाँ बोल दो 15, जैसे ये 17 छिंग 102 वैसे ये 15 छिंग कितना होगा, 90। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कितनी दूरी पर वो उड़ रही है, तो 8 × 6 कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा। ये आपका आंसर। क्लियर है? आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। बहुत कम क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, सिर्फ बेसिक समझ में आए। क्वेश्चन बाकी आप कर सकते हो। 2 तरह के डायग्राम बनते हैं, सिंगल डायग्राम, डबल डायग्राम। अभी मैं सिंगल डायग्राम की बात कर रहा हूँ, डबल में आपको वीडियो जो दूसरी दूंगा उसमें मैं आपको डबल डायग्राम बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा गया कि हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया और उसका सिरा खंबे के बेस से पाद से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। मान लो ये टोटल मेरे पास पूरा खंबा था,
ठीक है। जब कहीं पर हवा चली होगी तो मुझे यहाँ से खंबा टूट गया, मैं ऐसा मान लेता हूँ, और खंबे का ये हिस्सा इस तरह से, खंबे का ये हिस्सा इस तरह से जमीन पर गिर गया होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर गिरा होगा। अच्छा, ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये बात भी क्लियर ही हो गई हमें। आपसे पूछा गया, आपसे क्या बोला गया है कि इसके बेस से, खंबे के बेस से 20 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है और जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाकर गिरा है। टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई क्या थी? टूटने से पहले खंबा इतना भी था और इतना भी था। अगर ये 30 डिग्री है दोस्तों, तो क्या मैं ये बोल दूं आपसे, अगर ये 30 है तो ये होना चाहिए 1/√3, 30 डिग्री के लिए अनुपात 1/√3, और यहां होना चाहिए 2 पार्ट की वैल्यू, यही होगी 1/2√3। 30 डिग्री के लिए यही मान होता है। आपसे पूछा टूटने से पहले खंबे की लंबाई, तो भाई अगर ये 2 है तो ये भी 2 पार्ट होगी। यहां से लेकर यहां तक का टोटल कितना पार्ट हो गया? 1 और 2 3 पार्ट। आपको कितने पार्ट की वैल्यू दी है? √3 पार्ट बराबर दिया हुआ है। √3 बराबर 20 मीटर। आपसे पूछना है 3 बराबर कितना होगा? तो सबसे पहले मैं 1 पार्ट की वैल्यू निकालता हूं। 1 पार्ट बराबर होगा 20/√3 मीटर। यहां से यहां पर आएगा। जब इसको √3 से डिवाइड करूंगा, इसको √3 से डिवाइड करूंगा, यहां ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। मुझसे पूछ रहा है 3 पार्ट बराबर कितना होगा? तो 3 पार्ट बराबर दोस्तों होगा 20/√3, और 3 पार्ट के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां देखो दोस्तों, √x इंटू √x की वैल्यू और कुछ नहीं x होती है। क्लियर? √x इंटू √x कितना होगा? x होगा। इस बात को अभी समझ लो, क्योंकि रूट की पावर होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो यहां इसको लिख सकता हूं 1/2 गुणा 1/2। जब बेस समान हो, घाते कुछ भी हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो घाते जुड़ जाती हैं, आधा आधा जुड़कर क्या हो जाएगा? 1। तो x की पावर 1 का मतलब x हो गया। ऐसे ही क्या मैं इस 3 को, ध्यान से सुनना, ये 3 को मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई √3 गुणा √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √3 इंटू 3, √3 इज इक्वल टू 3। ये √3 से √3 कट गया तो 3 पार्ट की वैल्यू आई 20/√3 मीटर। मतलब आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। क्या इससे इजी कुछ हो सकता है? मुझे बता दो। अगर आप सिर्फ रेशियोज याद कर लो तो इस चीज से इजी मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वही जीन्स वाली कहानी चलेगी भाई, कि 2 जीन्स 500 के तो 3 750 के होंगे, 2 जीन्स 500 के तो 4 1000 के होंगे। सिर्फ इतना ही आपको ज्ञात करना है और आप इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो। लेकिन वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि रेशियोज जो मैंने बताए हैं वो रेशियोज याद होना चाहिए, तभी ये चीज़ आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इसके और क्वेश्चन लेकर। और ध्यान रहे कि एक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, 2 डायग्राम 3 डायग्राम जितने भी बनते हैं, 2 ही बनते ज़्यादातर, तो 2 से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा। 15 डिग्री के लिए क्वेश्चन अभी नहीं है, लेकिन 15 डिग्री के क्वेश्चन भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि 15 डिग्री के लिए देखो 3 तरह की वैल्यू होती है 10 की। तो वो क्वेश्चन इसलिए मैंने बाद में रखे, उनको बाद में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।